डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक करदाता की निवासी स्थिति के संबंध में है। इनकम टैक्स में पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स क्या होता है, उसका एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपको बताया था। आज हम करदाता की निवासी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। करदाता की निवासी स्थिति का उसकी कर देयता से संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि निवास स्थिति और कर दायित्व में गहरा संबंध है। करदाता के संबंध में मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि करदाता वे व्यक्ति है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर चुकाने के लिए दायी होता है। व्यक्ति की परिभाषा में मैंने आपको इससे पूर्व वाली वीडियो में बताया था कि उसमें एक व्यष्टि को शामिल किया गया है, हिंदू अविभाजित परिवार को शामिल किया गया है, फर्म को शामिल किया गया है, कंपनी को शामिल किया गया है, व्यक्तियों का समुदाय और विधिक कानूनी व्यक्ति आदि को शामिल किया गया है। इन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की कर देयता का अलग अलग निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर उनकी निवासी स्थिति की गणना भी भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। निवासी स्थिति की गणना करदाता की करने के लिए हम यहाँ पर करदाताओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। एक व्यष्टि करदाता, एक हिंदू विभाजित परिवार, तीसरा फर्म एवं अन्य सभी प्रकार के करदाता या व्यक्ति, और चौथा है कंपनी। कहने का मतलब ये है कि इन 4 मुख्य रूप से करदाताओं की निवास स्थिति की गणना की जाती है। किसी भी करदाता की निवासी स्थिति की गणना करने के लिए भारत में उसकी रहने की स्थिति अथवा यदि वह व्यक्ति है तो रहने की स्थिति, और अगर वो कंपनी आदि है तो उसके व्यापार के संचालन से निर्धारित की जाती है। मैं आपको बता दूं कि व्यष्टि करदाता और हिंदू अविभाजित परिवार की निवासी स्थिति 3 प्रकार की होती है: निवासी एवं साधारण निवासी, निवासी एवं असाधारण निवासी एवं अनिवासी। इसी प्रकार से फर्म एवं कंपनी करदाताओं की स्थिति या तो निवासी की होती है या अनिवासी की होती है। उनकी स्थिति निवासी एवं असाधारण निवासी की नहीं होती है। तो चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि करदाता की भारत में रहने की अवधि से निवास स्थिति का निर्धारण होता है, तो लीजिए व्यष्टि करदाता की निवासी स्थिति किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, इसको चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यष्टि करदाता की निवासी स्थिति को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक निवासी, और निवासी में उसमें आगे 2 कैटेगरी कर सकते हैं: निवासी एवं साधारण निवासी, निवासी एवं असाधारण निवासी। तीसरी स्थिति उसकी अनिवासी की होती है। निवासी एवं साधारण निवासी, निवासी एवं असाधारण निवासी और अनिवासी होने के लिए व्यष्टि करदाता की यहाँ पर 2 शर्तें दे रखी हैं। पहली आधारभूत शर्त है और दूसरी अतिरिक्त शर्त है। आधारभूत शर्त में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यष्टि करदाता गत वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो तो वो इस आधारभूत शर्त की पूर्ति करता है। लेकिन अगर वो मान लीजिए 182 दिन से कम भारत में रहा है तो इसमें अथवा करके करदाता को थोड़ा लाभ दिया गया है कि वो गत वर्ष में 60 दिन, लेकिन उससे तुरंत पूर्व के 4 गत वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। इस 60 दिन और पूर्व के 4 वर्षों में, गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 गत वर्ष में 365 दिन रहने के संबंध में कुछ अपवाद हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई व्यष्टि इस आधारभूत शर्त की पूर्ति कर देता है, अर्थात कहने का मतलब वो 182 दिन गत वर्ष में भारत में रहा हो अथवा गत वर्ष में 60 दिन और उससे पूर्व वाले वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो, तो उसकी निवास स्थिति एक निवासी के रूप में होगी। साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है, उसके लिए अतिरिक्त शर्तों की तरफ देखा जाएगा। जो अतिरिक्त शर्तें हैं उसमें पहली शर्त ये है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 गत वर्षों में वह भारत में 2 वर्षों में निवासी रहा हो। कहने का तात्पर्य ये है
कि गत वर्ष के संबंध में नहीं देखना है, उससे तुरंत पूर्व के 10 गत वर्षों में वे ऊपर जो अभी मैंने आपको आधारभूत शर्त बताई है, गत 2 वर्षों में कोई से भी 2 वर्षों में वो उस शर्त की पूर्ति करता हो, अर्थात 182 दिन गत वर्ष में रहा हो या 60 दिन गत वर्ष में रहा हो, अथवा उससे पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो। दूसरी जो अतिरिक्त शर्त है वो ये है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 गत वर्षों में 730 या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो एक करदाता के निवासी एवं साधारण निवासी तब होगी जब वो आधारभूत शर्त में पहला अथवा दूसरी शर्त पूरी करे और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करे। अगर वो दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है और आधारभूत शर्त को भी पूरा करता है तो उसकी स्थिति एक निवासी की होगी। निवासी में असाधारण निवासी की स्थिति तब उत्पन्न होगी यदि कोई व्यष्टि करदाता प्रथम आधारभूत शर्त की तो पूर्ति करता है, परंतु वो अतिरिक्त शर्तों में से कोई पहली अथवा दूसरी या उनमें से कोई एक पूरा नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो अतिरिक्त शर्त में पहली वाली ही शर्त को पूरा नहीं करता तो दूसरी वाली देखने की आवश्यकता नहीं है और उसकी निवासी स्थिति एक असाधारण निवासी की होगी। वह निवासी माना जाएगा, लेकिन निवासी एवं असाधारण निवासी माना जाएगा। यदि कोई व्यष्टि करदाता प्रथम आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी निवासी स्थिति एक अनिवासी की होगी। ये कुल मिला के व्यष्टि करदाता की निवासी स्थिति के संबंध में प्रावधान है, नियम है, जिनसे ये पता लगता है कि उसकी निवासी स्थिति किस प्रकार की है। भारत में रहने का मतलब किसी भी शहर में रहना, होटल में रहना, घर में रहना, सब व्यष्टि करदाता की निवासी स्थिति के तरह ही हम हिंदू विभाजित परिवार की निवासी स्थिति की भी गणना करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदू विभाजित परिवार की निवासी स्थिति भी 3 प्रकार से हो सकती है: निवासी एवं साधारण निवासी, निवासी एवं असाधारण निवासी और अनिवासी। हिंदू विभाजित परिवार के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परिवार में आयकर का निर्धारण करने के लिए परिवार के रूप में असेसमेंट कराया जाता है। इस परिवार में 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। परिवार का एक कर्ता होता है और एक सदस्य होता है। अब हिंदू विभाजित परिवार की निवासी स्थिति साधारण है, निवासी स्थिति निवासी एवं साधारण निवासी है, निवासी एवं असाधारण निवासी है एवं अनिवासी की है। ये निर्धारण करेगा इन शर्तों पे, जिनमें पहली जो शर्त है वो आधारभूत शर्त है। आधारभूत शर्त ये कहती है कि हिंदू विभाजित परिवार के व्यापार के कार्यों का प्रबंधन एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में रहा हो। अगर कोई परिवार इस शर्त की पूर्ति कर देता है तो उस हिंदू विभाजित परिवार करदाता की निवासी स्थिति एक निवासी की होगी। अब वे साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है, इसके लिए अतिरिक्त शर्तों को देखा जाएगा। अतिरिक्त शर्तें बिल्कुल वो ही हैं जो एक व्यष्टि करदाता के रूप में होती हैं, जिनमें पहली शर्त ये है कि करदाता हिंदू विभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में भारत में निवासी रहा हो। उसके बाद जो दूसरी अतिरिक्त शर्त है वो ये है कि हिंदू विभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 7 गत वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक दिन भारत में रहा हो। अगर कोई हिंदू विभाजित परिवार का कर्ता इन दोनों शर्तों को पूरा कर देता है तो ऐसे परिवार की निवासी स्थिति निवासी एवं साधारण निवासी की होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि पहली आधारभूत शर्त पूरी करे और इन दोनों में से दोनों शर्तों को पूरा करे, तब उसकी स्थिति निवासी एवं साधारण निवासी की होगी। यदि कोई परिवार का पहला आधारभूत शर्त को तो पूरा करे, लेकिन अतिरिक्त शर्तों में से पहली अथवा दूसरी या कोई दोनों ही नहीं शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी निवासी स्थिति एक असाधारण निवासी की होगी।
तीसरी तरीके की जो स्थिति है अनिवासी की, यदि कोई हिंदू एवं परिवार करदाता प्रथम आधारभूत शर्त की पूर्ति नहीं करे तो उसकी निवासी स्थिति एक अनिवासी के रूप में मानी जाएगी। फिर उसमें अतिरिक्त शर्तों को देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवासी स्थिति का निर्धारण हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि फर्म एवं व्यक्तियों का समुदाय यानी अन्य प्रकार के जितने भी करदाता हैं और कंपनी की निवासी स्थिति दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो भारत में निवासी होंगे या वह भारत में अनिवासी होंगे। फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवासी स्थिति भारत में निवासी तब होगी जब ऐसे फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध एवं व्यापार का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा हो। यदि कोई व्यापार चलाया जा रहा है तो ऐसे व्यापार का नियंत्रण कहाँ से किया जा रहा है? अगर उसका कोई भी एक अंश भारत में रहा है तो वो फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय करदाता की निवासी स्थिति एक निवासी की होगी। अगर मान लीजिए कोई फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध एवं नियंत्रण व्यापार का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से भारत के बाहर रहा हो तो उसकी निवासी स्थिति एक अनिवासी की तरह पाई जाएगी। इसी प्रकार से कंपनी की निवासी स्थिति भी दो प्रकार की होती है, या तो वो भारत में निवासी माना जाएगा अथवा वो भारत में अनिवासी माना जाएगा। इसकी शर्तें इस प्रकार से हैं, यदि कोई एक कंपनी भारतीय कंपनी हो अथवा उस कंपनी का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित रहा हो तो वे कंपनी करदाता भारत में निवासी मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी भारतीय कंपनी नहीं है और उसका प्रबंध एवं संचालन भी भारत के बाहर रहा हो, चाहे वो पूर्ण रूप से चाहे वे आंशिक रूप से, तो वे एक अनिवासी करदाता मानी जाएगी। ये मैंने आपको निवासी स्थिति एवं का निर्धारण विभिन्न प्रकार के करदाताओं का किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी दी है।